नमस्कार। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट के बारे में स्टडी करेंगे। वर्क एंड हीट दोनों ही एनर्जी के फॉर्म हैं। इसको हम निम्नलिखित एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में गैस भरी हुई है। बीकर को ऊपर से फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन से अपने कवर कर दिया, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, आप इस बीकर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, अव्यवस्थित रूप में है। जब हमने इस पिस्टन को ऊपर से दबाया, प्रेशराइज किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, पास आ गए, और वो किस रूप में आ गए, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गए, व्यवस्थित रूप में आ गए। अब ये व्यवस्थित रूप में किस कारण से आए, हमने क्या किया, पिस्टन दबाकर गैस मॉलिक्यूल्स यानी सिस्टम पर हमने मैकेनिकल वर्क किया। उस मैकेनिकल वर्क ने क्या किया, गैस के डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज ऊर्जा का ऑर्डर्ड फॉर्म है, उसे हम वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी ऊर्जा के व्यवस्थित रूप को कार्य कहा जाता है। अब आप इसके ऑर्डर्ड फॉर्म पे ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इस बीकर की जो वाल है वो क्या कंडक्टिंग है, तो हीट ट्रांसफर होगी गर्म करने से। हीट ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होगी, पिस्टन पे धक्का लगेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, और मूवमेंट होने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस, अव्यवस्था बढ़ गई। यानी किस रूप में आ गए, ऑर्डर्ड फॉर्म से वे डिसऑर्डर्ड फॉर्म में आ गए। ये किस कारण से आए, ये हीट द्वारा इनका ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हुआ। तो यानी एनर्जी का डिसऑर्डर्ड फॉर्म, अव्यवस्थित रूप ऊष्मा कहलाता है, हीट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज नोन एज द वर्क एंड डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज नोन एज द हीट। तो ये वर्क एंड हीट के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, ठीक है ना। अब ये वर्क और हीट किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, किस कारण से क्रिएट होते हैं, उसको हम देखेंगे। देखो, ये बीकर लिया हमने, इसमें गैस भरी हुई है, ऊपर से पिस्टन से बंद है। अब हमने क्या किया, इस गैस के दाब P इंटरनल और बाह्य दाब जो था ना P एक्सटर्नल, इसके द्वारा हमने इनके दाबों को शो कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इन दोनों प्रेशरों में डिफरेंस कर दिया, अंतर कर दिया, ठीक है ना। डिफरेंस करने से क्या हुआ कि पिस्टन में मूवमेंट हुआ, ऊपर जाएगा वो या नीचे आएगा। तो प्रेशर में डिफरेंस के कारण पिस्टन में मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। तो एनर्जी में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। यानी प्रेशर में डिफरेंस के कारण सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है उसे वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है ना। यदि सराउंडिंग्स, ठीक है ना, सराउंडिंग और सिस्टम के टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो एनर्जी जिस फॉर्म में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, आप वर्क कब क्रिएट हुआ, जब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आया, और प्रेशर डिफरेंस आने से एनर्जी एक्सचेंज हुई, वो वर्क कहलाई। और हीट कब क्रिएट हुई, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस आया, और टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण जो एनर्जी एक्सचेंज हुई वो अपनी हीट कहलाती है, ठीक है ना। इस वर्क और हीट में जेम्स जूल ने एक संबंध दिया था। उसने क्या बताया कि W प्रोपोर्शनल टू H होता है। यानी जितना वर्क कंज्यूम होगा, जितना वर्क करेंगे, उतनी ही मात्रा में हीट क्या होगी, क्रिएट होगी, ठीक है ना। या W बराबर JH है, जहाँ पर जो J है ना, ये है जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ ए हीट है ये,
जूल से इक्विवेलेंट ऑफ ए हीट। ठीक है ना। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 4.184 जूल, या अर्ग में होता है ये 4.184 इंटू में 10⁻7 अर्ग्स। ठीक है ना। आप देखिए इसमें क्यों ध्यान दीजिए आप, यदि हम S बराबर क्या लिखें इसको, W/J कर देना। J का मान क्या है? J का मान क्या है? J का मान है 4.184 है। यदि हम W का मान भी क्या मान लें, कार्य का मान भी हम 4.184 मानें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H = 4.184/4.184, यानी 1 आ गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब 4.184 जूल वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो 1 कैलोरी हीट क्रिएट होती है, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल। तो ये जूल ने कार्य और ऊष्मा के बीच में संबंध स्थापित किया। अब देखो कार्य ऊष्मा के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें और हैं कि जो कार्य है और ऊष्मा दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री, सिस्टम की जो बाउंड्री है ना, वहाँ क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, सिस्टम की बाउंड्री पर ये क्रिएट होते हैं। दूसरा जो पॉइंट इनका वो है कि वर्क और हीट दोनों ही क्या है? पथ फंक्शन है, पथ है फलन है। तो ये अपनी वर्क और हीट के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, और वर्क में जो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक्सपेंशन या कंप्रेशन या पीवी वर्क। इसमें हमने एक गैस सिलेंडर लिया, इस गैस सिलेंडर के ऊपर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है ना। और इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है ना। यदि इस गैस का जो दाब है वो हमने मान लिया P इंटरनल, और जो बाह्य दाब इस पर पड़ रहा है गैस के ऊपर पिस्टन द्वारा या वायुमंडल द्वारा, वो मान लिया अपने P एक्सटर्नल, PEXT। जब दोनों मान बराबर होंगे तो क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमने क्या किया, इस P एक्सटर्नल को, बाह्य दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम कर दिया, तो क्या होगा? ये दाब बढ़ा हुआ है तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो पिस्टन अब कहाँ जाएगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये वाला। अब पिस्टन यहाँ आ गया तो इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको हम DL शो कर देंगे। जो ये हमने सिलेंडर काम में लिया है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ पर A मान लिया। ठीक है ना। इस पिस्टन के ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है ना, उसके कारण जो बल इसके ऊपर लग रहा है गैस के ऊपर, उस फोर्स को हम F मान लेते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, हम जानते हैं कि फोर्स, प्रेशर और एरिया में जो संबंध है वो क्या है? P बराबर होता है F/A। P प्रेशर है, F यहाँ पर क्या है? फोर्स है,
ए यहाँ पर क्या एरिया है। यहाँ पी जो काम में लिया वो अपना पी एक्सटर्नल काम में होगा PEXT, ठीक है ना। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू में ए हो जाएगा, ये अपना बल हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू में विस्थापन, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स क्या है, ये एफ है, और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो ये DL हुआ है, तो यहाँ पर कर दिया आपने DL, और एफ का जो मान है ये यहाँ से यहाँ पुटअप कर दो, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य इक्वल टू हो जाएगा PEXT इंटू में A इंटू में DL हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये जो A है वो एरिया है, DL यहाँ पे का डिस्प्लेसमेंट है ना। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू में विड्थ होता है, और DL हमने यहाँ क्या लिया है, DL यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम हाइट मान लें, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए, आप यहाँ पर D लिया, D मतलब बहुत ही कम मात्रा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम वॉल्यूम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम भी यहाँ पर dV ले लेंगे, यानी A इंटू में DL क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसका मान कम है, dV का मान बहुत कम है ना, तो कार्य भी यहाँ क्या हो जाएगा, कार्य यहाँ पर dW हो जाएगा, क्या हो जाएगा dW, तो कार्य हो जाएगा dW इक्वल टू हो जाएगा PEXT dV। ये अपना वर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और यदि इसमें कंप्रेशन होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आंतरिक दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाह्य दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी सभी प्रकार के कार्यों के लिए, यानी कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, सभी प्रकार के कार्यों के लिए वर्क का एक सामान्य फॉर्मूला dW बराबर -PEXT dV दिया गया। एक्सपेंशन और कंप्रेशन सभी प्रकार के कार्यों के लिए इसमें यहाँ पर माइनस साइन शो कर दिया, और फॉर्मूला बन गया dW इक्वल टू -PEXT dV बन गया, ठीक है ना। इसमें आप जो dW का जो मान है ना लिखा है यहाँ पर, इसका जो कार्य का जो साइन है वो लेटेस्ट जो SI कन्वेंशन है उसके अनुसार दिया गया है। वो कन्वेंशन क्या है कि जब सिस्टम पर कार्य हो रहा है, तंत्र पर कार्य हो रहा है, तब W का मान क्या होना चाहिए, तो W का मान पॉजिटिव आना चाहिए। और ये कब होता है, ये कंप्रेशन में होता है। कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में सिस्टम पर कार्य किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है, जब सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है तब W क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये किस में होगा, ये एक्सपेंशन में होगा, प्रसार में होगा, ठीक है ना। अब हम प्रूव करेंगे इस फॉर्मूले से कि जब कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम पर कार्य हो रहा है, W का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब एक्सपेंशन हो रहा है, W का मान नेगेटिव है, तो इस वाले फॉर्मूले को ये मानता है या नहीं मानता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में जो फाइनल वॉल्यूम होता है V2, उसका मान V1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो V2 माइनस V1 डेल्टा V मान लो या dV मान लो, इसका मान क्या होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा। V2 क्या है, बड़ा एक्सपेंशन में ज़्यादा है, तो dV या डेल्टा V का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर dV, ये तो अपना क्या है, एक्सपेंशन में पॉजिटिव है, ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आ गया। यानी जब एक्सपेंशन हो रहा है, यानी सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो लेटेस्ट SI कन्वेंशन के अनुसार W का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और वो नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है। सेकेंड पॉइंट देखो, जब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि जो अंतिम जो आयतन है उसका मान प्रारंभिक आयतन से क्या होगा, कम होगा। तो जो अंतर होगा इनका V2 माइनस V1 का, वो क्या होना चाहिए, बताओ, वो क्या होना चाहिए। ये मान क्या है, बड़ा है, ये मान छोटा है, तो अंतर किस में आएगा,
नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर नेगेटिव है ही, ये भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कार्य किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यानी जब सिस्टम पर कार्य हो रहा है यानी कंप्रेशन हो रहा है तब W का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला सभी प्रकार के कार्यों के लिए, चाहे कंप्रेशन का हो चाहे एक्सपेंशन का हो, सही से परिणाम देता है। थैंक यू।